तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जितने टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे, सारे टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जो न, किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, इस बात पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉल्यूशन की, वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बार फिर से देख लेते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए solution which depend on the number of particle, the number of particle present in solution। ठीक है, किसी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या आप बोलते हो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी सॉल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे ही सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे ही सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, वैसे ही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा आपका, अगर मैं बात करूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस सोल्यूशन की होगी। तो अभी तक आपने चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कोलिगेटिव, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे पाई से। पाई इक्वल टू हमने क्या बताया था कि सी एस सी एस टी। ठीक है, चाहे ये रहा हो, चाहे दूसरी प्रॉपर्टी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहा हो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने इस चीज को डराइव भी किया है। ठीक है, और ये भी आपने डराइव किया है। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी आपकी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। और जो चौथी प्रॉपर्टी आपकी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? तो के एफ था इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है, ये था आपका। ये चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन कर लिया है। चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो। देखो, ये जो सारे आपके इक्वेशन हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए, इनके इस इक्वेशन के द्वारा जो आप कैलकुलेट करते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जनरली क्या होता है, मैंने बात किया था, ये चारों के चारों इक्वेशन तब लागू होते हैं, दीज इक्वेशन आर अप्लीकेबल
टू कैलकुलेट colligative property only when solute dissolve in solution does not undergo dissociate or associate। ये चारों के चारों इक्वेशन तब लागू होते हैं जब आप जिस सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हो उस सोल्यूशन में प्रेजेंट जो सोलूट होता है वो सोलूट ना तो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो। अगर ऐसा होता है कि जिस सोल्यूशन की आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हो उस सोल्यूशन में प्रेजेंट सोलूट जो होता है आपका डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तब एक इक्वेशन सही रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर सलूट इफ देखो जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं। जनरली क्या होता है आपका, इन जनरल ऑन डिजॉल्विंग सोलूट इन सोल्यूशन एक्सपेरिमेंटल 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 ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन आर इन एग्रीमेंट with calculated value with theoretical calculated value। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जनरली क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो और जो सोल्यूशन आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, मान लो सपोज दैट किसी सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डिजोल्व करके एक सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब इस सोल्यूशन की जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट आपने मेजर किया, मतलब किसी टेक्निक होते हैं इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के, तो एक्सपेरिमेंटली जितना आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया उतना आपने ये सारी इक्वेशन लगा करके थ्योरेटिकली कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी आपने कैलकुलेट किया उससे मैच कर रहा था। जनरली यही होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो बाई टेक्निक्स, बाई मशीन्स, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, इन फार्मूलाज से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैच करता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, बट देयर आर सर्टेन सबस्टांस there are certain substance there are certain substance there are certain substance ठीक है, लाइक सोल्यूशन ऑफ साल्ट हो गया, लाइक सोल्यूशन ऑफ साल्ट साल्ट हो गया, बेस हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, इन वाटर वेयर the experimental value of colligative property
the where the experimental value of colligative property, value of colligative property does not match, does not match with theoretical calculated, theoretical calculated, calculated colligative प्रॉपर्टी। हमने क्या कहा कि जनरली ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है कि किसी सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो और इन फार्मूलाज के द्वारा, जो ऊपर दिए गए फार्मूलाज थे उनसे कैलकुलेटेड आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो, दोनों सेम आता है, दोनों मैच करता है, दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, मैच करते हैं। यानी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंटली कितना आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया, ठीक है, मेजर किया। तो एक्सपेरिमेंटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैच करता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे सबस्टांस है जिनका सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे सबस्टांस है, बट देर आर सर्टेन सबस्टांस लाइक सोल्यूशन ऑफ साल्ट, जैसे कुछ ऐसे सबस्टांस है जिनके लिए क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो, मेजर करते हो, और थ्योरेटिकली फार्मूलाज से निकालते जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। वो कौन कौन से सबस्टांस, तो साल्ट है, साल्ट हो गए, बेस हो गए, आपके एसिड्स हो गए। अगर ये सारे सबस्टांस सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, सपोज दैट कोई ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में आपका साल्ट प्रेजेंट है, या मान लो कोई ऐसा सबस्टांस है जिसमें एसिड प्रेजेंट है, या मान लो ऐसा कोई सबस्टांस है, सॉरी, ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। तो इन तीनों टाइप के या इससे अदर भी बहुत सारे ऐसे सबस्टांस है कि इनके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो, इस सोल्यूशन के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो बाय फार्मूलाज, फार्मूला से इन सोल्यूशन के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो, और एक्सपेरिमेंटली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो, वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनका, जिनके सोल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। यानी इस केस में क्या होता है कि थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। किस टाइप के सबस्टांस का सोल्यूशन के लिए, तो साल्ट या बेस या एसिड। अगर आपके सोल्यूशन में ए साल्ट प्रेजेंट हो, बेस प्रेजेंट हो या एसिड प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के सोल्यूशन के लिए थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, या तो जो आपका थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड, कहां से कैलकुलेट किए हो, तो जो फार्मूलाज थे ऊपर, उनसे, उन फार्मूलाज के हेल्प से जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो, यानी थ्योरेटिकल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वह हो सकता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों केस बन सकते हैं। इन सच ए केस, इन सच ए सिचुएशन, इन सच ए केस, इस टाइप के केस में जहां पे आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन में, या एसोसिएट हो जाता है, इस केस में क्या होता है, इस टाइप के सोल्यूशन के लिए इन सच ए केस एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
विल बी विल बी लेस आर मोर, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, फ्रॉम थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेरिमेंटल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। अब बात कर रहे हो अगर आप कि एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल मेजर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से मेजर किया हुआ, मेजर्ड किया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और जो फार्मूलाज से आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, बाई फार्मूलाज, जो फार्मूले से आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई हो, देखो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से मेजर्ड किया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो, और फार्मूलाज से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, नॉर्मल नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और जब आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, उस केस में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखू एक लिखता हूं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्योरेटिकल, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन या लेस देन थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब अब क्या है कि हम एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप अभी पढ़ा हूं, हम लोगों ने पढ़ा है कि एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। लेकिन कुछ तरीके तो मुझे अपनाने पड़ेंगे ताकि हम रियल में, अब मान लो कि सपोज है कोई आपका सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में हमने एक ऐसा सबस्टांस ऐड कर दिया, ऐसा सबस्टांस, ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दिया जो इस सॉल्वेंट में आने के बाद में डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे पास जो फार्मूला था, इससे पहले वाले जो फार्मूलाज थे, चारों फार्मूलाज, ये चारों फार्मूलाज तो काम आएंगे नहीं, क्योंकि वो चारों फार्मूलाज तब काम आते हैं जब आपका सॉल्यूट जो होता है, जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, वह न तो डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो। बट यहाँ पे क्या हुआ कि डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया। फिर मुझे कुछ तो तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि हम रियली में, अब अगर मान लो इस टाइप के सबस्टांस जो डिसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं सॉल्वेंट में ऐड करने पे, ऐसे टाइप के सोल्यूशन के लिए
जहां पे सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। तो इस टाइप के सोल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ऊपर वाले फार्मूलाज लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि वो फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि रियल में अब की इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, इसके लिए मुझे एक टर्म यूज करना पड़ेगा, वांट हाफ फैक्टर। वांट्स वांट हाफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस फैक्टर, ये जो टर्म है, इस टर्म को अगर हम ऊपर वाले फार्मूलाज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं। किसी भी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी सोल्यूशन का एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको वन हाफ फैक्टर पता हो उस सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सपोज दैट मान लो कि आपका वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, स्मॉल आई। अगर मान लो सपोज दैट आपका जो सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया था वो सॉल्यूट क्या हो जाए आपका, डिसोसिएट हो जाए। क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है, तो डिसोसिएशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। तो मान लो कि सपोज दैट आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, यानी इसका मतलब हुआ कि ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। ठीक है, टूट जाता है सॉल्यूट जो है आपका, डिसोसिएट होने का मतलब हो गया कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, सपोज दैट आपका एक लेटस कंसीडर ए इलेक्ट्रोलाइट, लेटस कंसीडर, let us consider an electrolyte, electrolyte a x p y। ठीक है, let us consider an electrolyte a x p y are dissociated in solution such that, dissociated in solution such that, मान लो कि आपका जो सोल्यूट है, कोई जनरल सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट हो सकता है। ठीक है, ए उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल तरीके से ए एक्स पी वाई। ठीक है, ए कोई आपका सोल्यूट है जो सोल्यूशन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएशन का तरीका इस तरीके का है। अब जारी सी बात है, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस सोल्यूट का ए एक्स बी वाई है, तो जब ए सोल्यूट आपका डिसोसिएट होगा तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, तो जैसे मान लो कि मैग्नीशियम, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है आपका, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब जब ये टूटता है तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, 2 एल्युमिनियम आयन, डिसोसिएट होता है जब ये आपका कंपाउंड, तो कैसे क्या बनता है, 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो कोपिस यहाँ पे जो नंबर होता है यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे ये जो नंबर होता है इस नंबर के इक्वल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम तरीके से यहाँ अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एक्स ए वाई निगेटिव बनेगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो नंबर है इसके ऊपर निगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा, प्लस वाई बी पे, बी कितना पॉजिटिव चार्ज, तो एक्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई, इसका डिसोसिएशन का तरीका ए होगा। ठीक है, आपको पता है कि एबनॉर्मल कोलिगेट, देखो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके रेसिप्रोकल होता है? तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो, जो सॉल्यूट आपने डिजोल्व किया है सोल्यूशन में, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, ठीक है। अब अब सपोज दैट अब नॉर्मल, अब क्या बात कर रहे थे हो? आप बात कर रहे हो एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे आप सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, नॉर्मल नहीं बात कर रहे हो। नॉर्मल में क्या होगा? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आप, यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो रहा होगा या तो एसोसिएट हो रहा होगा। दो ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा हो या एसोसिएट हो रहा हो। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके रेसिप्रोकल होता है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, सॉल्यूट का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही कम होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा कब होगा? जब आपका दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सॉल्यूट का फॉर्मेशन कर ले। जारी सी बात, अब दो लोगों से मिल करके, दो पार्टिकल से मिलकर के एक पार्टिकल बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका मास पहले वाले की तुलना में, पहले वाले सॉल्यूट की, पहले वाले पार्टिकल की तुलना में इस सॉल्यूट का मास क्या होगा? जो आफ्टर एसोसिएशन बन रहा है वो ज्यादा होगा। तो अगर क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है सॉल्यूट का, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर जितना ज्यादा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही कम होगा। क्योंकि जब देखो, पहले दो पार्टिकल थे, अब कितने पार्टिकल हो गए? 1 पार्टिकल। तो 1 पार्टिकल के कारण से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? आपका कम होगा। और 2 पार्टिकल की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुए, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। सेम तरीके से अगर आप बात करते हो, जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो भी इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी, यहाँ पे हम अपने आप को फोकस करते हैं कि आपका सॉल्यूट क्या है? ए एक्स बी वाई है। और जो डिसोसिएट इस तरीके से होता है जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगर बात करते हो, सपोज है शुरुआत में एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब आपने सॉल्यूट को डिजोल्व करने से पहले की बात है, अभी आपने सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया, ठीक है। तो मान लो कि शुरुआत में इस सॉल्यूट के कितने पार्टिकल थे? सपोज दैट आपके 1 पार्टिकल थे डिजोल्व करने से पहले इस सॉल्यूट के। और ये तो जब आपने डिजोल्व नहीं किया है तो ए भी क्रिएट नहीं होंगे। क्योंकि जब ये डिजोल्व, ये सॉल्यूट डिजोल्व किए जाएंगे सॉल्वेंट में, तब ये क्रिएट होंगे ना। अभी तो ये सॉल्यूट डिजोल्व ही नहीं किए गए हैं, तो ये आयंस का फॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। यानी ये क्या होगा? इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? इसके कितने नंबर होंगे? तो 0 0 होंगे, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 0। अब मान लो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाता है? आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, अब मान लो, अब एक चीज और मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या यूज होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माने जो आपका डिसोसिएट हो रहा है सबस्टांस, वो किस हद तक डिसोसिएट हो रहा है, कितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर मान लो कि लेट अस कंसीडर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एक्स बी वाई सोल्यूट इज अल्फा। तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ ही चुके हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल विच अंडरगो डिसोसिएशन, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
नंबर ऑफ, चलो मॉलिक्यूल लिख देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो डिसोसिएशन और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियली टेकन। शुरुआत में आपने कितना लिया था मॉलिक्यूल, वो नीचे रहेगा, इनिशियली टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या है, कितने मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हो गए। सपोज दैट अभी आपको तो नहीं पता है कितने, वन पार्टिकल में से कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए होंगे। तो सपोज दैट एक्स मॉलिक्यूल इस सॉल्यूट के क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूशन में जा करके एक्स मॉलिक्यूल ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। ठीक है, और कितना आपने इनिशियली लिया था, तो 1 लिया था, तो एक्स इजकल टू कितना आएगा, अल्फा आएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, अल्फा मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, अल्फा मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हो गए, अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे शुरुआत में कितना था, 1 था, और 1 में से कितने मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हो गए, अल्फा। ठीक है, तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हो रहा है तो कितने पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, एक्स पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, एक्स एनायन क्रिएट हो रहे हैं, और कितने कैटायन आपके डिसोसी, यहाँ पे 1 मिनट देखो। आयनिक कंपाउंड जब आप लिखते हो तो आयनिक कंपाउंड में क्या लिखते हो कि पहले आप कैटायन लिखते हो फिर एनायन लिखते हो, यानी ए जो है आपका ए, एक कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से होगा। तो सॉरी इसके लिए। अब देखो, एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से एक्स पार्टिकल आपके जनरेट हो रहा है, एक्स एक मोल इस सॉल्यूट का डिसोसिएट होने से एक्स मोल आपके कैटायन बन रहे हैं और वाई मोल आपके एनायन बन रहे हैं। तो सेम तरीके से जब एक डिसोसिएट होगा तो एक्स बनेगा, एक्स एक्स मोल आपका कैटायन बनेगा और वाई मोल एनायन बनेगा। तो सेम तरीके से जब आपके अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट होंगे, अल्फा मोल ऑफ सोल्यूट डिसोसिएट होंगे, तो यहाँ पे कितने बनेंगे आपके कैटायन, तो एक्स अल्फा, और इसके कितने बनेंगे, वाई अल्फा। एक से एक्स बन रहे हैं तो अल्फा से कितने बनेंगे, अल्फा एक्स और अल्फा वाई इसके एनायन के लिए। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद में कितने पार्टिकल आपके क्रिएट हो रहे हैं, तो 1 - अल्फा प्लस एक्स अल्फा, टोटल, टोटल में पूरे सोल्यूशन में जितने पार्टिकल प्रेजेंट है वही तो सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे पार्टिकल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो रहे हैं, इस सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सारे के सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में। तो प्लस वाई अल्फा, अगर मैं कहूं कि 1 है आपका, 1 - अल्फा, 1 - अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वह किस बात पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों में से एक कंडीशन हो रहा है। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगे, तो इस सोल्यूशन के लिए एबनॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वह डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। जितना ज्यादा आपके पार्टिकल क्रिएट होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, उतना ज्यादा आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। यानी यहाँ पे कितने पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, तो कितने, तो 1 - अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, अब आप बात करते हो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा आपका, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो
नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब आपके आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पहले कितना आपके पार्टिकल थे उस पर डिपेंड करेगा। तो डिसोसिएशन से पहले कितना लिया था आपने? वन लिया था। कितने पार्टिकल लिए थे? वन लिए थे। अब मान लो इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लो और इस इक्वेशन को आप क्या मान लो? सेकंड मान लो। तो अगर हम रेशियो लें, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करें, हम रेशियो ले लें, तो क्या होगा? एब नॉर्मल कोलिगेटिव, एब नॉर्मल कोलिगेटिव, कोलिगेटिव एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इजकल टू कितना आएगा? तो वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा और डिवाइड बाई वन। ठीक है, इतना आएगा आपका। और इन दोनों का रेशियो, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो ही क्या कहलाता है? वांट हाफ फैक्टर। क्या कहलाता है? वांट हाफ फैक्टर। तो यहाँ पे वांट हाफ फैक्टर कितना होगा? तो वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, ये आपके क्या हो गया? वांट हाफ फैक्टर। इस जो सलूट आपने लिया था उस सलूट के लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना आया? तो वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा आपका आएगा। अगर मैं कहूं तो यहां से चीज निकल के आया कि जब आपका सलूट, या जनरली क्या होता है कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है किसके इक्वल होता है? तो एब नॉर्मल, चाहे सलूट आपका डिसोसिएट हो रहा हो चाहे एसोसिएट हो रहा हो, हमेशा वांट ऑफ फैक्टर किसके रेशियो के इक्वल होता है? तो एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या कहलाता है आपका? वांट हाफ फैक्टर, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूं कि देखो, अभी यहां से ऊपर से आप जस्ट देखो, अभी आपने लिखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे अभी आपने लिखा होगा कहीं पे। तो यहाँ पे आपने लिखा था, यहाँ पे आपने क्या लिखा था? यहाँ पे आपने लिखा था कि जो एब नॉर्मल हो या एब नॉर्मल हो, है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करता है? तो मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट में कैसा रिलेशनशिप होता है? तो रेसिप्रोकल का, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इसी चीज को मैं यूज करूं यहाँ पे, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इक्वल, किसे किसके इक्वल होगा? तो वन बाई एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड का मतलब हो गया कि आप एक्सपेरिमेंटली कितना मेजर करते हो, वही एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी दोनों एक ही चीज है। एबनॉर्मल बोलो या एब जो ऑब्जर्व्ड बोलो, ठीक है। तो एक किसके इक्वल होगा? तो आपको पता है कि एक्चुअल वन बाई, तो वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है? एक्चुअल, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई
ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बना वांट ऑफ फैक्टर के लिए। वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है? तो रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एक किसके इक्वल होता है? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल तरीके से कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया गया मॉलिक्यूलर मास। और एक्चुअल में मतलब, एक्चुअल का मतलब हुआ कि रियल, जब आपने, जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था या एसोसिएट सॉल्यूट नहीं हुआ था उस समय कितना इसका मॉलिक्यूलर मास था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आई की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज, यहाँ पे इस केस में क्या होगा? फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पे डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर, वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। अब चूंकि यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ऐसा सबस्टांस है जो सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पे यानी वाटर में डिजोल्व करने पे डिसोसिएट होगा ही होगा। अब अगर वो डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट हो, अब डिसोसिएट का मतलब हो गया कि ब्रेक डाउन। और जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होता है, तो अगर मान लो कोई सिंगल सबस्टांस भी है और ये अगर डिसोसिएट हो जाए, तो डिसोसिएट होकर कम से कम दो सबस्टांस तो बनाएगा बनाएगा। ठीक है, एक तो बना नहीं सकता, तो अगर एक बनाता तो हम फिर डिसोसिएट नहीं कहते। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक से ज्यादा पार्टिकल बनेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर एक से ज्यादा पार्टिकल आपके क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से क्या होगा? वांट हाफ फैक्टर जो होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज वन से ज्यादा होगा, ऑलवेज। क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन होने पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाते हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी एक्सपेरिमेंटल जो आप ऑब्जर्व करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? हमेशा वन से ज्यादा आने वाला है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि देखो, आई की जो वैल्यू है इस केस में, जब ए इलेक्ट्रोलाइट था AX BY, तो इस केस में कितना निकल के आया था आई की वैल्यू? तो यहाँ पे आपका निकल के आया था 1 - अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। अब मान लो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए, कितनी हो जाए? 1 हो जाए, यानी कंप्लीटली कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जो 100% क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए, 100% आयोनाइज हो जाए। ठीक है, 100%। तो इस केस में क्या होगा कि 1 - 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे X+Y। जैसे मान लो कि आपका साल्ट जो होते हैं, साल्ट, वो साल्ट वाटर में डिजोल्व करने पे 100% क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं, 100%। ठीक है, तो 100% अगर आयोनाइज हो जाएंगे तो इस केस में आई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? तो यहाँ पे एक्स, ये यहाँ पे वाई, कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा। तो एक्स इजकल टू इस केस में क्या है? 1 है, और वाई इजकल टू कितना? 1 है। तो 1 + 1 इजकल टू 2। तो यानी अब जारी सी बात है, सोडियम क्लोराइड अगर ब्रेक डाउन होगा तो किस तरीके का होगा? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। कितने पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन? तो 2 पार्टिकल। तो जितने पार्टिकल क्रिएट होंगे आपके आफ्टर डिसोसिएशन, वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना इसका आई की वैल्यू इतना होगा। अगर सॉल्यूट के लिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, फिर तो आपको भाई ए वाला ए वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, वहां पे अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर सपोज दैट नहीं दिया है, क्वेश्चन में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है,
तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप अगर नहीं दिया है तो आप ऐसा मान के चलोगे कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, 100% है। अगर नहीं दिया तब, अगर दिया है तो जो दिया है उसके अनुसार यहाँ पे वान हाफ फैक्टर निकालोगे। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वान हाफ फैक्टर यानी आई रिलेशनशिप बिटवीन, हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन वान हाफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यानी इस केस में अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका सॉल्यूट एसोसिएट हो जाए तो उस केस में वान हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या रिलेशनशिप होगा, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।